आज आज के लेक्चर में आज हम लेंगे इसको एस्केरिस की लाइफ साइकिल। एस्केरिस जो है वो कल मैंने बताया था, जैसे वो है फेशियोला जो होता है वो डाइजेनेटिक होता है, 2 होस्ट में उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। एस्केरिस जो होता है वो केवल एक होस्ट में उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है, और वो होता है होस्ट जो होता है उसका ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य होता है। अब ये देखो, आप ये कहा जाता है कि भाई जब आप भोजन करते हो तो आपके नाखून जो है, ये नाखून, ये देखो, ये नाखून जो है आपके बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, देखो बिल्कुल कटे हुए नाखून होना चाहिए। ठीक है, ये नाखून जो होते हैं ये बहुत सारे बीमारियों का कारण है। ये खासकर विशेष रूप से मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, तुम लोगों को, तुम लोग क्या करते हो अपने फैशन में नाखून बढ़ा बढ़ा के रखते हो, लेकिन नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाखून बढ़ाने से उसके अंदर में बहुत सारे मैल और गंदगी छुपी होती है जो पेट में जाकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। ठीक है, दूसरा कंटेमिनेटेड फूड, तीसरा जो कंटेमिनेटेड फूड जैसे कि जो स्ट्रीट फूड होता है, सड़क के किनारे किनारे रखा हुआ भोजन है, चाट गुपचुप खा रहे हो, उसके हाथ गंदा है, जो जो खिलाने वाला वेंडर है उसका हाथ गंदा है, वही हाथ से गुपचुप में डाल रहा है, पानी में डाल रहा है, वही हाथ से खुजा रहा है, वही हाथ से कोई भी काम कर रहा है, वही हाथ से बर्तन धो रहा है, वही हाथ से तुमको वो भी खिला रहा है, गुपचुप भी खिला रहा है, चाट भी बना के खिला रहा है, वो ऐसे ऐसे करके वो मसल रहा है आलू टिकिया को। तो ये सब की गंदगी जो होती है ना, ये सब गंदगियों से ये सब उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा जो सैनिटेशन है, जो जो इसका है, जो डिस्चार्ज है ना, जो होम डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि टॉयलेट का डिस्चार्ज है, बाथरूम का डिस्चार्ज है, ये सब जो है ये जा करके अगर ये किसी तरह से पीने के पानी में मिल जा रहे हैं, पानी पीने का पानी कुछ भी हो सकता है, कहीं से जो आपके घर में पाइप लाइन आई है वो फूटी हुई हो, या अगर आप कुएं का पानी पीते हो, तालाब का पानी पीते हो, या नदी का पानी पीते हो, वहां जाकर के सीवेज वाटर मिल रहा है, तो ये जो नुकसान, ऐसे नुकसान है, या आप नहाने जाते हो तालाब में, उस तालाब में सीवेज वाटर आके मिल रहा है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये इससे इसके जो इसका इन्फेक्शन होता है और ये मनुष्य के शरीर में आता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें एक तो क्या होता है कि ये मोनोजेनेटिक होता है, यानी एक ही आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। इसका जो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो एक होस्ट में पूरी होती है, यानी केवल प्राइमरी होस्ट पाया जाता है, सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ये मेल और फीमेल जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं, ध्यान रखना, ये मोनोजेनेटिक होता है और मोनोसेक्सुअल भी होता है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट नहीं होता। ठीक है, तो ये मोनोसेक्सुअल होता है, यानी कि ये एक लिंगी होता है, ये फीमेल होती है, ये वाली जो सीधी लंबी होती है, और मेल जो होता है ये पोस्टीरियर साइड से ऐसे मुड़ा हुआ होता है, और इसमें यहाँ पर इसके 2 हुक्स पाए जाते हैं। ये हुक्स जो होते हैं ये कॉपुलेटरी हुक्स कहलाते हैं। इसके द्वारा ये फीमेल की वेजाइना को ओपन करके अपनी जो स्पर्म है फीमेल की वेजाइना में ये इसको फीमेल की वेजाइना में ये इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कॉपुलेशन के पश्चात, यहाँ इंटेस्टाइन में ही इसका कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के पश्चात ये अंडे देती है। ठीक है, फीमेल जो होती है वो अंडे देती है, और एक बार में ये 2 लाख अंडे देती है पर डे याद रखना ना। और इसका लाइफ जो होता है 4 से 5 साल तक के होता है, इसका लाइफ बड़ा खतरनाक टाइप का एनिमल है। अब देखते जाना, सबसे पहले ये क्या है, एक तो पैरासाइट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका सिंपल होता है, क्योंकि इनको पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड इनको वो करना है, यूज करना है, सीधा लेना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, कोई बात ही नहीं है उसमें। तो अब यहाँ देखो ये क्या होता है कि ये जब पेट में यानी इंटेस्टाइन में जब ये होता है, तो सबसे पहले क्या करता है ये कि वहां पर इंटेस्टाइन में अगर कम संख्या में है तो ये अपने एंकर जो हुक होता है, एंकरिंग ऑर्गन जो होता है जिसको हुक कहते हैं इसके माउथ के पास में, वो उससे स्किन से चिपका रह करके क्या करता है, ये सीधा सीधा ब्लड को सक करता रहता है। ठीक है, अब ये ब्लड सक कर रहा है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक तो हमारे फूड को ले रहा है, सीधे सीधे डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है, तो हम मल न्यूट्रिशन होगा, भोजन की कमी होगी। दूसरा, फूड जो हमारे ब्लड को सक कर रहा है तो एनीमिया होगा, ये तो सबसे पहले हुआ। तीसरा, इसकी एक विशेषता और ये होती है कि इसकी जो जब तक कि ये जीवित है ना, तो इसके शरीर से, इसकी त्वचा से एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज यहाँ से रिलीज होती है, जो जिसके ऊपर हमारे
या डाइजेस्टिव जूस एक्शन नहीं करते। इसके कारण ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने के बाद इसका डाइजेशन नहीं होता, ये जिंदा रहता है जब तक कि ये जीवित है तब तक के ना। इसीलिए जब अल्बेंडाज और गोली खाई जाती है तो ये क्या होते हैं, ये बेहोश हो जाते हैं और इनका सिक्रेशन बंद हो जाता है और उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन जो होती है इसको डाइजेस्ट कर देती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये एनिमल यहाँ पर से अंडे दिया और ये अंडे जो होते हैं फीकस के साथ में शरीर से बाहर निकले। अब बाहर निकल करके ये यदि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, सीवेज वाटर जो है वो जाकर के नालियों से होते हुए जाकर के हमारे भोजन या पीने के पानी तक के जाके मिल रहा है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि विशेष रूप से भाजियां जो होती हैं, है ना, भाजी अपन खाते हैं, छत्तीसगढ़ में अपने भाजी बहुत होती है और भाजी बड़े बड़े इंटरेस्ट से खाई जाती है। तो भाजियों को हमेशा याद रखो, कोई भी सब्जी हो, सब्जी जो आप यूज कर रहे हो यदि खेत से आ रही है तो अलग बात है, यहाँ खेत में भी क्या होता है कि सीवेज वाटर का सप्लाई की जाती है उनके इरिगेशन के लिए। लेकिन याद रखना कि कभी भी कोई भी सब्जी आप खा रहे हो, विशेष रूप से पत्ते वाली सब्जी, जैसे पत्ता गोभी है, जैसे फूल गोभी है, जैसे भाजियां हैं विभिन्न प्रकार की, लाल भाजी, चौलाई भाजी, पालक भाजी, ये बथुआ भाजी, ये विभिन्न प्रकार की भाजियां बड़ी फायदेमंद होती हैं, बड़ी पौष्टिक होती हैं भाजी। लेकिन इसकी पत्तियों में इसके अंडे चिपके हुए हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि भाजी वगैरह तोड़ करके या सब्जियों को तोड़ करके एक बर्तन में रख लो, उसमें कुनकुना पानी, हल्का गर्म पानी, लगभग 35 से 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस उसका टेम्परेचर होना चाहिए, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, और उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक डाल करके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 10 मिनट के लिए आप छोड़ दोगे तो क्या होगा कि ये अंडे वगैरह जो होते हैं जितने होंगे, ये सारे जो होंगे वो सारे के सारे उससे अलग हो जाएंगे, अलग होकर के पानी से अलग हो जाएंगे। उस पानी को फेंक दीजिए और 2 से 3 बार उसको भाजी को धो दीजिए, तो आपकी जो वो आपकी जो भी भोजन है वो हाइजीनिक हो जाएगा। ये जो आपको थोड़ा सा नोट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नोट्स सीधे सीधे मैंने विकिपीडिया से ही लिया है क्योंकि तैयार नहीं था मेरे पास अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आपको अब मैं बता रहा हूँ आगे। अब ये यहाँ से आगे आ गए, अब इसके चारों तरफ ये यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ एक कोट होता है, ये कोट जो होता है कार्बोहाइड्रेट, अब ये यहाँ से ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है ताकि ये डाइजेस्ट ना हो सके और उसके बाद ये शरीर से बाहर आ जाए। शरीर से बाहर आकर के इसके अंडे जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होकर के डिटर्मिनेंट क्लीवेज होता है, याद रखना इसमें जो क्लीवेज होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट यानी प्रत्येक कोशिका उसकी निर्धारित होती है कि कौन सी कोशिका क्या बनाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये जो हमारे शरीर में होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इस प्रकार से भरे हो सकते हैं। जब ये इस प्रकार से इंटेस्टाइन में भरे होते हैं ना तो ये पूरे इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज कर देते हैं, पेट में भयंकर दर्द होता है, फिर ऑपरेशन करके निकालना होता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके आगे देखो आप कि क्या होता है कि ये जो है, अब ये यहाँ पर आकर के ये इसका जो लार्वा होता है, इसके अंडे के भीतर ये इसका लार्वा है। ठीक है, ये लार्वा जो होता है, अब ये यहाँ पर आकर के लाइफ साइकिल इसकी जरा देखें हम। ये लार्वा, अब ये सबसे पहले इंटेस्टाइन में जब है तब पहला लार्वा बन गया है। पहला लार्वा जो होता है ये बाहर निकलता है, बाहर आकर के पानी में सीवेज वाटर में इसकी जो मतलब पहला इंस्टार हुआ। ठीक है, पहली मोल्टिंग या पहला इंस्टार हुआ तो पहला लार्वा बना अंडे से। दूसरी और तीसरी मोल्टिंग यहाँ पर होती है, तो ये बनता है यहाँ पर लार्वा नंबर 2 और लार्वा नंबर 3। यहाँ पर इसके लार्वा को कहा जाता है जुवेनाइल लार्वा, JUVENILE, जुवेनाइल लार्वा कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जुवेनाइल लार्वा जो होता है ये लार्वा नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट अंदर हो गया, सेकंड और थर्ड होने पे ये लार्वा नंबर 3 जो होता है ये अभी वातावरण में होता है। तो वातावरण में इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है पानी में, ये लार्वा जो होता है सेकंड और थर्ड स्टार करके ये थर्ड लार्वा बनता है। थर्ड लार्वल स्टेज में ये हवा में रहता है। इसका आकार इस समय इतना होता है कि आप सोचिए इसका आकार जो होता है लगभग 8 से 12 माइक्रोन का होता है, यानी कि धूल का जो कण होता है वो धूल का कण 50 माइक्रोन से बड़ा होता है। ठीक है, उससे भी छोटा होता है ये। ठीक है, उससे भी छोटा होता है ये इसका एग। इस एग के भीतर होता है इसका, इस एग के भीतर जो है इसका लार्वा होता है। ये लार्वा जो होता है ये बड़ा खतरनाक लार्वा है भाई ये। अब इसमें देखो इतना छोटा बारीक होता है ये कि ये हवा में उड़ रहा है आपको नहीं मालूम। ठीक है, और इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होती है, ये जल्दी मरता नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो फीकल मैटर है
ठीक है ना। जो संक्रमित रोगी व्यक्ति है, वो रोगी व्यक्ति खुले में यदि वो करता, खुले में शौच करता है, तो वो जो उसके अंडे जो होते हैं वो हवा में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा जो वो प्रोग्राम चला रहे हैं ना, स्वच्छ भारत मिशन। इससे पहले मनमोहन सिंह ने जो निर्मल भारत चलाया था, वो निर्मल भारत कुछ सबसे ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से पूरे एक एक गांव-गांव तक में लागू कर दिया, निर्मल भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। इसमें घर घर में शौचालय बनाया गया। ये सबसे अच्छा काम हुआ। इसके कारण ये हुआ कि जितने भी प्रकार के मतलब ये सैनिटेशन की जो सीवेज प्रॉब्लम जो थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और इस प्रकार की जो बीमारियां उस पर काफी लगाम है। ऐसी कम से कम बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे एक तो ये हो गया, हुक बम हो गया, पिन बम हो गया, है ना, एंटेरोबियस हो गया, और वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो अमीबाइसिस है, डायरिया, कॉलरा, ये सब डिसीज इन्हीं से उत्पन्न होती है। प्रॉपर मतलब बैड सैनिटेशन से ये सारी डिसीजेज होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये वाला जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया, जिसमें हर घर में शौचालय बनाया है, जिसके कारण से ये जो इसका स्प्रेड है, हवा में स्प्रेड रुका और पानी में स्प्रेड रुका, पानी कॉन्टिमिनेटेड नहीं हो रहा है, और इसके कारण से इस पे काफी कंट्रोल होगा इससे। ठीक है, तो अब ये यहाँ से ये पहुंच गया, यहाँ से सीधे पहुंच गया कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। ठीक है, भोजन के साथ या पानी के साथ कंटेमिनेटेड, मैंने आपको बताया कि अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो है, जब भोजन आप पकाते हो ना, तो उबालने पे भोजन भी अगर प्रॉपर नहीं कुकिंग नहीं हुई है, तो ये इसकी डेथ नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ से ये तो खोल के अंदर बंद है, काफी मोटे इसके कैप्सूल के अंदर बंद होता है। इसके कारण से क्या होता है कि इसका ये मरता नहीं है। अब जब ये यहाँ जाता है, तो यहाँ जाने के बाद इसका जो आप बाहर का जो कार्बोहाइड्रेट का जो वो होता है, इसका जो कोट होता है, कैप्सूल जो होता है, वो फट जाता है। अब ये इंटेस्टाइन में है। अब इंटेस्टाइन में आकर के ये इंटेस्टाइन से ये लार्वा ब्लड के साथ एब्जॉर्ब होकर के ये चला जाता है लंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब लंग्स में आने के बाद, लंग्स में आएगा तो ऑब्वियसली अब लंग्स की जो म्यूकोजा है, जो लंग्स की एपिथेलियम जो है, उस एपिथेलियम से ये क्या करेगा कि उस एपिथेलियम को खाना शुरू करता है। तो जब वो रिगलिंग मूवमेंट करता है, तो वो जब उसको वहां पर क्रॉस घाव करेगा वहां पर, तो लंग्स जो होता है, लंग्स में वहां पर पानी भरेगा। इसके कारण क्या होता है कि लंग्स में पानी भरेगा, तो वहां पर निमोनिया कॉज होगा और टीबी कॉज होगा। ठीक है, देखो, जब ये एडल्ट पेट में था, तो सबसे पहले तो इसने एनीमिया कॉज किया, दूसरा उसने पेट दर्द शुरू किया, तीसरा इसने मल न्यूट्रिशन किया। इसके अलावा मल न्यूट्रिशन है, ढेर सारे भोजन की मतलब जो जो वो पदार्थ है हमारे जो पौष्टिक पदार्थ है, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं, विटामिन की कमी होने लगेगी ढेर सारी, है ना, जो हमारे हमको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, क्योंकि हमारा सारा भोजन तो ये खा जाएंगे, तो कहाँ से हमको भोजन मिलेगा। तो ये जो है एस्केरिस जो है वहां पर पेट में, और पेट दर्द करेगा वो अलग। ठीक है, तो इसके बाद ये जब ये लंग्स में पहुंचेगा, तो लंग्स में पहुंच करके निमोनिया और टीबी कॉज करेगा ये। ठीक है, तो निमोनिया और टीबी ये कॉज करेगा, वो अलग वो डिसीज होगी। लंग्स में पानी भरेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ये ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ करके ये देखो यहाँ से ये जो ट्रेकिया है, ये ब्रोंकस और ट्रेकिया जो है, ब्रोंकस और ट्रेकिया के थ्रू ये पहुंचेगा यहाँ पर फेरिंग्स में। ये जब ये गले में पहुंचेगा, तो रिगलिंग मूवमेंट करता हुआ ये ऐसे ऐसे रिगलिंग मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये जाएगा, जब यहाँ से हमारे फेरिंग्स में जब जाएगा, तो यहाँ पर आकर के जब ये ऑब्वियसली जब हमारे गले में कोई चीज चलेगी, इरिटेट करेगी, तो खांसी होगी, whooping कफनेस, कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये whooping कफनेस यहाँ पर होगी, ये कॉज करेगा। तो ये जो है, ये अलग है यहाँ पर whooping कफनेस, यानी भयंकर टाइप की खांसी होगी। और उसके बाद फिर ये एपिग्लॉटिस से होकर के ये चला जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक से, स्टमक होते हुए इंटेस्टाइन में जाकर के पांचवा इंस्टार करेगा, और एक मिनिएचर एस्केरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मिनिएचर एस्केरिस जो होगा, फिर ये बड़ा होकर के यहाँ पर एडल्ट एस्केरिस के रूप में हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा, और ये क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के फिर यहाँ पर फिर से वही जो मैंने शुरुआत की, वो अपना लाइफ पूरा करेगा। और ये यहाँ पर इतना खतरनाक होता है कि जहाँ जिस जगह होता है वहां ये रोग उत्पन्न करता है। पहले पेट में रोग उत्पन्न करता है, फिर उसके बाद ये लंग्स में जाकर के रोग उत्पन्न करता है, फिर ब्रोंकोस एपिग्लॉटिस में रोग उत्पन्न करता है, और विभिन्न प्रकार के इतने सारे रोग उत्पन्न करता है, जो मतलब ये समझ लीजिए कि जो ग्रसित है एस्केरिस से, ये एस्केरिस से ग्रसित व्यक्ति कभी पनप नहीं सकता। स्पेशली ये बच्चों में होता है,
बिलो 14 ईयर जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होता है, बड़ों में भी हो सकता है। और इसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रॉपर मल सैनिटेशन, ठीक है, सही सैनिटेशन नहीं होना, ये इसका सबसे बड़ा कारण, ठीक है। गंदा पानी, गंदा दूषित भोजन, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। प्रदूषण, यदि इसमें धूल वगैरह बहुत ज्यादा है और उस धूल में सूखा हुआ मल यदि उड़ रहा है, तो वो धूल के कण के साथ भी ये हमारे हमारे माउथ के थ्रू ये चला जाता है, इसलिए मास्क लगा के रखना चाहिए, ठीक है ना। मास्क सिर्फ कोरोना से नहीं बचाता, मास्क जो है वो इससे भी बचाता है। किससे? ऐसे जो वो होते हैं डिसीज कॉज करने वाले हेलमिंथ वगैरह जो होते हैं, हेलमिंथ और जो पैथोजेंस होते हैं उनसे भी बचाता है, ठीक है। याद रखना, मास्क बिल्कुल लगा के रखा करो। अभी मैं क्लास में बैठा हूँ इसलिए मास्क नहीं लगा रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ मैं, यहाँ से निकलते फिर मैं मास्क लगाऊंगा, है ना। और आप लोग भी मास्क लगा के रखा करो, ठीक है। तो ये होता है एस्केरिस का लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, इससे होने वाली जो न्यूमोनाइटिस, ठीक है, निमोनिया होता है। इस्नोफिलिया बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा इस्नोफिलिया, ठीक है। इसमें कोई कोई भी इस्नोफिल जो होती हैं वो एंटी एलर्जिक होती हैं। तो कोई भी यदि बॉडी के भीतर यदि कोई पैथोजन वगैरह यहाँ पर कॉज करता है, तो इस्नोफिल जो होती है उसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और इसकी पहचान ऐसे की जाती है एक तो क्या होता है कि लगातार खांसी होना, ठीक है, बहुत जोर, बहुत भयंकर किस्म की खांसी होती है, वूपिंग कफनेस जिसको बोलते हैं, उस टाइप की। दूसरी स्नोफिलिया बड़ा होना। और तीसरा जो वो होता है फीकल मैटर जो होता है, उसका वो लेकर के सैंपल लेकर के स्टूल टेस्ट करके भी इसकी पहचान की जाती है, ठीक है। ये होता है इसमें। और इसमें जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दवा है वो होती है अल्बेंडाजोल। बेंडी के नाम से आती है मार्केट में, बेंडी है, अबेंडी है, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, ये आती है इसके नाम से मार्केट में। ये अल्बेंडाजोल जो होती है ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट दवा है। तुम लोग को भी मैं कह रहा हूँ कि इसको अल्बेंडाजोल गोली को सीधे सीधे खाया जाता है, चबाया जाता है। खाना खाने के आधा घंटा पौन घंटा पहले इस गोली को सीधे सीधे चबा लिया करो, ठीक है। और चबा करके बिना पानी पिए थोड़ा आधा घंटे तक की पानी नहीं पीना है, और उसके बाद वैसे ही रहना है। और उसके बाद क्या होता है कि ये उसके बाद फिर खाना वाना खा सकते हो। ये आपको हर 3 महीने में इसको बांध लो, सबको करना चाहिए। हर 3 महीने में अल्बेंडाजोल की एक गोली आपको खाना है, ठीक है। 1 तारीख की 1 तारीख मान लो, मतलब जनवरी, उसके बाद फिर उसके बाद फिर मार्च, 1 मार्च को, फिर उसके बाद 1 मार्च के बाद 3 महीने क्या हो जाएगा, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल को, फिर उसके बाद फिर मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई को, 1 जुलाई को, फिर उसका देगा अक्टूबर को। बिल्कुल साल में 4 बार आपको इसको खाना है। उसका कारण ये है कि इसका जो वो होता है लाइफ साइकिल जो होता है, बीच में खाओगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में खाओगे तो कोई मतलब नहीं होता। इसका जो होता है उसका कारण ये होता है कि ये सीधे सीधे जो होता है, ये 3 महीने का इसका साइकिल होता है, ठीक है। लगभग 90 दिन का इसका साइकिल होता है। इसका 80 से 100 दिन का साइकिल होता है। यदि 90 दिन में आप खाते हो, है ना, तो 90 दिन में एक गोली खाते हो, तो उस समय क्या होगा कि ये आपके पेट में होगा, यदि होगा तो ये आपको क्या करेगा, ये अल्बेंडाजोल क्या करेगी, इसको मार देगी, ठीक है। तो इसको खाना चाहिए। और हमारे देश में साल में 2 बार, 8 सितंबर को और 6 मार्च को, या 3 मार्च को या 6 मार्च को, हर साल 2 बार वो एस्केरिस इरेडिकेशन डे मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व कृमि कृमि नियंत्रण दिवस, भारत में कृमि नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कृमि उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। उसमें मतलब उसमें मांस पे वो ये अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है, ठीक है। तो ये सबको करना चाहिए, ठीक है।